नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की, जिसमें अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले अच्छे से अच्छे वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसीलिए आप सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर ऑन करें, ओके करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, यानी जिन तत्वों को आज हम पढ़ते हैं कि परमाणु क्रमांक इतना है इतना है, क्या ये शुरू से ऐसा ही था? नहीं, ये शुरू से इस प्रकार नहीं था। शुरू से इसका एक छोटा सा हम इतिहास पढ़ते हैं कि शुरू में इन तत्वों का अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से प्रयास हैं वो किए गए। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट के प्रयास हैं, लेकिन अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ मुख्य मुख्य साइंटिस्ट के जो प्रयास हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है डाबे राइनर के त्रिक नियम। डाबे राइनर का त्रिक नियम। त्रिक का मतलब 3। देखिए, समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बनाना, 3 तत्वों वाले समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। इनके अनुसार एक त्रिक में तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण देखिए, डोबे राइनर ने कहा कि जो भी तत्व हैं उनके 3 तत्वों के जोड़े बनाए जाएं। जैसा उदाहरण में दिया गया है, 3 उदाहरण दिए हुए हैं, 3 में 3 जोड़े बनाए गए। उन्होंने बताया कि तत्वों के 3 के जोड़े बनाए जाएं और उन तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका परमाणु द्रव्यमान है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखें। कैसे? जैसे पहले लिथियम को लिखा जाएगा, उसके बाद सोडियम को लिखा जाएगा और उसके बाद पोटेशियम को लिखा जाएगा। ठीक है? और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिखा जाएगा। लिथियम का द्रव्यमान जैसे मान लेते हैं 7 और सोडियम का द्रव्यमान मान लेते हैं 8 और पोटेशियम का द्रव्यमान मान लेते हैं 9। इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रथम तत्व जैसे 7 और अंतिम तत्व जैसे 9। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 का आधा कितना हुआ? 8। तो इन दोनों के औसत है वो बीच वाला रखा जाएगा। अर्थात हम यूं कहें कि डोबे राइनर ने बताया कि परमाणु को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाएगा। 1 नंबर पर उस तत्व को लिखेंगे जिसका द्रव्यमान कम हो, दूसरे पर उस तत्व को लिखेंगे जिससे इसका द्रव्यमान अधिक हो और तीसरे पर उसको लिखेंगे जिसका द्रव्यमान दूसरे से भी अधिक हो। इस प्रकार उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एग्जाम्पल है वो दिए गए। तो ये था डोबे राइनर का त्रिक नियम। बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है। तो 3 तत्वों का समूह बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ये था डोबे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
न्यूलैंड का अष्टक नियम। यानी उसके बाद न्यूलैंड्स नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार तत्वों को रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डोबेराइनर ने बताया है उस प्रकार सही व्यवस्था नहीं है ये, इसलिए उन्होंने नई व्यवस्था बताई गई। देखिए पढ़ते हैं। उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व है थोरियम। इनके अनुसार प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक का मतलब 8। क्या मतलब होता है ये 8 का? देखिए डायरेक्ट सारणी दी हुई है। देखिए न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों को इस प्रकार 3-3 के जोड़े में नहीं रखा जाएगा। जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था उस समय 56 तत्व की खोज हो चुकी थी। जिस प्रकार आज हम 110 प्लस तत्वों को पढ़ते हैं, उस समय 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, रिसर्च के माध्यम से पता कर लिया गया था। और अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। न्यूलैंड ने कहा कि तत्वों को 3-3 के जोड़े में नहीं रखा जाएगा। जिस प्रकार ये सारणी आप देख रहे हैं, उस सारणी के अनुसार जैसे ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 तत्वों को एक साथ रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहला तत्व है हाइड्रोजन और वापस 8वां तत्व है फ्लोरीन। तो पहला तत्व और 8वें तत्वों के गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से। किसके? पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से समान होंगे। कौन से तत्व से? 8वें तत्व से हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? अष्टक। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अष्टक। और ये 7 की जो सारणी बनाई गई थी वो आधार किसको माना? सा रे गा मा पा धा नी। वापस सा है वो 8वें पाएगा। यानी जिस प्रकार संगीत के सुर 7 होते हैं उसी को आधार मानते हुए न्यूलैंड ने कहा कि 7 तत्वों के जोड़े बना दिए जाएं और 8वां तत्व है वापस पहले तत्व के डाउन में रखा जाएगा। 9वां तत्व है वो दूसरे के डाउन में रखा जाएगा। 10वां तत्व है वो तीसरे के डाउन में रखा जाएगा। तो पहला 8वां, दूसरा 9वां, तीसरा 10वां, इन सभी के गुणधर्म आपस में समान होंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था से यदि इन 56 तत्वों को हम व्यवस्थित करें तो जो सारणी हमको मिलती है वो सही व्यवस्थित सारणी होती है और तत्वों को इसी प्रकार रखा जाएगा। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन इसकी भी बहुत सारी कमियां थी। क्या कमियां थी? देखिए इनको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और देख सकते हैं आप, जो हम कमियों के अंदर पढ़ेंगे, इनकी सीमाओं के अंदर। न्यूलैंड ने कुछ 2-2 तत्वों को भी एक साथ रख दिया था। ये देखिए कोबाल्ट और निकल को साथ रख दिया। ये देखिए Ce और La को साथ रख दिया एक ही वर्ग के अंदर। सीमाएं क्या थी? देखिए कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता, इसलिए यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व पहले तत्व से इस गुणधर्म के अनुसार नहीं चलते थे।
यानी न्यूलैंड ने ये नियम दे तो दिया, लेकिन ये नियम जब देखा गया तो ये कैल्शियम तक ही सही पाया गया। कैल्शियम के आगे जो तत्व हैं वो जिसके डाउन में आते हैं उन तत्वों के गुणधर्मों से मिलते जुलते नहीं होते हैं, इसलिए ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। आगे क्यों नहीं लागू होता है, न्यूलैंड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। न्यूलैंड ने उस समय 56 तत्व की कल्पना की, लेकिन बाद में और तत्व पाए गए जो अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। यानी न्यूलैंड ने जब ये अपना नियम दिया था उस समय केवल 56 एलिमेंट ही थे, लेकिन बाद में और तत्वों की जो खोज हुई थी, उन तत्वों को कहाँ रखा जाए, इसका जवाब है वो न्यूलैंड के पास नहीं था। नेक्स्ट, दो तत्वों को एक ही स्तंभ में रखा गया था, जैसा अभी हमने पढ़ा। एक ही वर्ग के अंदर दो तत्वों को, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया गया, तथा असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म क्लोरीन और ब्रोमीन से भिन्न है। यानी कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया जिनके गुणधर्म दोनों के अलग अलग हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ऊपर नीचे वही तत्व आएंगे जिनके गुणधर्म क्या हैं, समान हैं, लेकिन असमान तत्वों को उन्होंने पास पास रख दिया। इसका जवाब है वो न्यूलैंड के पास नहीं था, अर्थात ये सभी तत्वों पर ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो सही साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये सिद्धांत बाहरी तत्वों पर लागू नहीं होता है। ये प्रारंभिक स्थिति में कैल्शियम तक ही लागू होता है, जैसे जैसे उनका द्रव्यमान बढ़ता जाता है तब ये नियम है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, न्यूलैंड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये थी न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं या कमियां। उसके बाद नए नियम आए, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो वर्तमान की आवर्त सारणी की आधारशिला रखी गई थी। आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आवर्त सारणी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया वालों को ये बताया कि इन तत्वों की एक सारणी बनाई जाए, और उस सारणी को हम आवर्त सारणी कहेंगे, पीरियोडिक टेबल कहेंगे। क्या क्या थी आवर्त सारणी, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमानता, रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर सारणी को व्यवस्थित किया। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इनके कार्य आरंभ करने के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, 63। न्यूलैंड ने जब अपना नियम रखा उस समय 56 तत्वों की खोज थी, लेकिन मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी को रखा उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने उन तत्वों का अध्ययन किया जो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। यानी रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मुख्यतः उन्हीं तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया गया जो ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय होने के कारण अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, यानी इनके कंपाउंड है वो अधिक होते हैं, इसीलिए इन्हीं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट देखिए, तत्व से बनने वाले हाइड्राइड व ऑक्साइड के सूत्रों का वर्गीकरण का मूल गुणधर्म माना गया। यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनते हैं, क्या बनते हैं, हाइड्राइड और ऑक्साइड बनते हैं, उनको मेंडलीफ ने उनका मुख्य गुणधर्म माना गया और उसी के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया। मेंडलीफ के अनुसार समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं, अर्थात तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया। तो हमें ये लिखना है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को गुणधर्म, कौन से गुणधर्म, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया। किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और यह चीज़ मेंडलीफ ने कहाँ से उठाई थी, यह न्यूलैंड के अष्टक नियम से। न्यूलैंड ने भी अपने तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर, डोबेराइनर ने भी जो त्रिक नियम दिए थे वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इस आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड व हाइड्राइड को आर, कैपिटल आर से दर्शाया गया। उदाहरण, CH4 को RH4, CO2 को RO2 से दर्शाया गया। क्योंकि मेंडलीफ ने ऑक्साइड और हाइड्राइड, यानी जो एलिमेंट हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्राइड से अभिक्रिया करते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई थी और उन्हीं के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया था। उपलब्धियां क्या थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, देखिए। यानी इस प्रकार तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया, लेकिन सफलता कहाँ मिली, कौन सी चीज़ उनकी जो आज हम पढ़ते हैं वो सही पाई गई। देखिए, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए मेंडलीफ ने सारणी में कुछ अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। यानी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर भी रखना था और समान गुणधर्मों वाले तत्वों को पास भी रखना था। दोनों नियम है उनको फॉलो करना था, दोनों नियमों को फॉलो करना था। तो देखिए मेंडलीफ ने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले को ज़्यादा वेटेज दिया गया था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए कुछ अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया गया। जैसे कोबाल्ट का द्रव्यमान 58.9 और निकल का 58.7 है, तो पहले कौन आना चाहिए, पहले आना चाहिए निकल। जबकि क्या किया, कोबाल्ट सारणी में निकल से पहले हैं, कोबाल्ट है वो बाद में आना चाहिए, निकल है वो पहले आना चाहिए। क्योंकि निकल का जो द्रव्यमान है वो 58.7 और कोबाल्ट का द्रव्यमान है वो 58.9 है। इसी नियम के अकॉर्डिंग निकल है वो पहले आना चाहिए, लेकिन मेंडलीफ ने निकल को पहले नहीं रख करके कोबाल्ट को पहले रखा गया, क्योंकि कोबाल्ट से पहले आने वाला तत्व है, कोबाल्ट के साथ ज़्यादा समान गुणधर्म दर्शाता है बजाय निकल के। इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट को पहले रखा गया था। ये बड़ी उपलब्धि थी मेंडलीफ की। सेकंड, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान अज्ञात तत्वों के लिए छोड़े तथा इन तत्वों का नामांकन उन्होंने उसी समूह से पहले आने वाले तत्वों के नाम में एकाएक लगाकर किया। जैसे न्यूलैंड ने जब
अपना नियम दिया था, उसमें 56 तत्व थे, लेकिन जब न्यूलैंड का नियम दुनिया वालों के सामने आया तब तक और तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो मेंडलीफ ने यह पाया कि फ्यूचर के अंदर और तत्वों की खोज होगी, उन तत्वों को कहाँ रखा जाएगा। तो उनके लिए मेंडलीफ ने पहले से ही कुछ ब्लैंक स्पेस रख दिए गए थे कि यहाँ आने वाले समय में तत्वों की खोज होगी और कुछ नए तत्व हैं वो आएंगे, और उन तत्वों का नाम जो उन्होंने लिखा वो एक का एक लगा कर रख दिया। कैसे? देखिए, नए तत्व बाद में ज्ञात हुए, पहले तत्व नामकरण कैसे? देखिए, स्केडियम ये नया तत्व था, पहले से ज्ञात तत्व क्या था? बोरॉन। नामांकरण क्या लिख दिया इसका? एका बोरॉन। वर्तमान में ये चीज़ें हैं वो मान्य नहीं है, लेकिन हम एज ए हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, यानी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी, उनका इतिहास क्या था, उस इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गैलियम ये नया तत्व है जो बाद में ज्ञात हुआ, पहले क्या ज्ञात था? एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम का नाम क्या रख दिया इन्होंने? एका एल्यूमिनियम। इसका मतलब है कि एका एल्यूमिनियम से पहले ये ब्लैंक स्पेस था और यहाँ नया तत्व आने वाला है। जैसे एज ए जर्मेनियम पहले था सिलिकॉन, इसीलिए सिलिकॉन का नाम क्या रख दिया? एका सिलिकॉन। यानी मेंडलीफ है वो ये समझ गया था कि फ्यूचर के अंदर और तत्वों की खोज होगी, उन तत्वों को कहाँ रखा जाए, उनके नाम क्या हैं, ये उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया गया था। अक्रिय गैसों का पता चलने पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिना छोड़े नए समूह में रखा जा सका। यानी अक्रिय गैसों का पता चलने पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिना छेड़े नए समूह में रखा गया। मेंडलीफ को ये पहले पता नहीं था कि अक्रिय गैसें क्या है, जिनको आज हम 18वें वर्ग में पढ़ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिन्नॉन, रेडॉन, ये जो अक्रिय गैसें हैं इनका पहले मेंडलीफ को पता नहीं था, इसलिए उनको बाद में अलग से ही अपना अलग से जगह दे दी गई और अलग से इनका वर्तमान में वो क्लास बना दी गई है। ये मेंडलीफ की उपलब्धियां थी, कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी? देखिए, मेंडलीफ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। यानी मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन का सही स्थान है वो नहीं बता पाई कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुणधर्म थे वो क्षारीय धातुओं से मिलते जुलते थे। हाइड्रोजन के जो गुणधर्म थे वो हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मिलते जुलते थे, इसलिए हाइड्रोजन की सही स्थिति कहाँ हो इसकी व्याख्या करने में मेंडलीफ असमर्थ था। नेक्स्ट, समस्थानिकों का स्थान स्पष्ट नहीं था, क्योंकि यदि परमाणु संख्या के आधार पर माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, से आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। यानी मेंडलीफ ने समस्थानिकों की सही व्यवस्था नहीं कर पाया, क्योंकि मेंडलीफ के पास समस्थानिक क्या है इसका नॉलेज नहीं था। यानी समस्थानिक एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है, क्लोरीन की 3 समस्थानिक है, कार्बन 12 के समस्थानिक है। तो ये एक ही तत्व के एज ए समझ लीजिए स्थान समान है, लेकिन कुछ गुणधर्मों में भिन्नता है। ये कहाँ रखे जाएं, एक ही वर्ग में क्यों रखे जाएं, इसका मेंडलीफ के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दोनों तत्वों के मध्य कितने तत्व की खोज होगी। यानी
जैसा मेंडलीफ की थीम थी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करना था। लेकिन कुछ जो तत्व थे, दो तत्व, उनमें द्रव्यमान का बहुत माइनर अंतर था, कुछ तत्वों में बड़ा अंतर आ जाता। तो इसके माध्यम से ये पता करना आसान नहीं था कि इन दो तत्वों के बीच में कोई नया तत्व आएगा या नहीं आएगा। इनका अनुमान लगाना संभव नहीं था। यानी नए तत्व की यदि खोज होगी तो इनके बीच में आएगा या नहीं आएगा। यानी परमाणु द्रव्यमान का अंतर एक निश्चित क्रम के अनुसार नहीं था। कुछ स्थानों पर अधिक और कुछ स्थानों पर कम था। इसीलिए मेंडलीफ कुछ स्थानों पर यह बता नहीं पाया कि इनके बीच नया तत्व आएगा या नहीं आएगा। ये कुछ कमियां थी। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं उस समय तक उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, लेकिन आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या गुणधर्म समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। यानी इनके गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु भार यानी परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। तीनों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या है वो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, इसीलिए द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही तो द्रव्यमान संख्या होती है। प्रोटियम में देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या 0, इसमें 1 और इसमें 2। तो परमाणु द्रव्यमान इन दोनों का योग कीजिए कितना होता है? 1। इन दोनों का योग कीजिए कितना होता है? 2। इन दोनों का योग कीजिए कितना होता है? 3। तो प्रोटियम जो है उनका द्रव्यमान संख्या 1, इसकी 2, इसकी 3। यानी इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। इस आधार पर इन तीनों के गुणधर्म हैं उनमें काफ़ी भिन्नता हो जाती है और भिन्नता होने के कारण इनको हम समस्थानिक कहते हैं। इसी प्रकार काफ़ी तत्वों के अलग अलग समस्थानिक होते हैं। इसके बाद आई आधुनिक आवर्त सारणी, जो थी हेनरी मोजले के माध्यम से दी गई। देखिए, हमने 3 अलग अलग साइंटिस्ट, डोबेरेनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए तत्वों, नए नए नियम और एक मॉडिफाई पीरियोडिक टेबल आ रही है। जो वर्तमान की जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं वो मोजले के द्वारा दी गई थी, लेकिन मोजले ने अपनी आवर्त सारणी का जो आधार माना था वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को आधार माना था। मोजले ने क्या किया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ मॉडिफाई किया और कुछ परिवर्तन करके दुनिया वालों के सामने आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया, जिसको आज हम पढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में तत्व की परमाणु संख्या को मूलभूत गुणधर्म माना गया। आज तक जो बात हो रही थी वो तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर रखने की बात हो रही थी, लेकिन हेनरी मोजले ने बढ़ते हुए द्रव्यमान को हटा करके उनके स्थान पर परमाणु संख्या को रखा गया। ये आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान पर नहीं रख करके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा। और इस आधार पर व्यवस्था की गई तो बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो गया। हेनरी मोजले की आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों
तत्व के परमाणु द्रव्यमान को आधारभूत गुणधर्म माना था, द्रव्यमान को माना था, जबकि मोजले ने संख्या को माना। अतः आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखिए, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या 2 के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर नहीं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। परमाणु संख्या हमें ये बताती है कि तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। तत्व में क्रम से आगे बढ़ने पर प्रोटॉन की संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। इस आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का सही तरीके से तथा आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। ये थी मेंडलीफ के बाद आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी की और डिटेल की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।